नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार बीजेपी के हरियाणा के नए और नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का साक्षात्कार ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दरअसल हरियाणा की राजनीतिक हालात के ऊपर और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हर सवाल का बेबाक जवाब आज हमारे साथ देंगे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी। नमस्कार सर। नमस्कार मनीष जी। धनखड़ साहब, जो प्रदेश की राजनीतिक हालात है, विपक्ष का जो हम बात करें कि विपक्ष का कुनबा बढ़ रहा है, विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर आरोप पे आरोप लगा रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष का तो काम है सरकार पर कुछ ना कुछ कहना, और विपक्ष अगर कुछ नहीं कहेगा तो हम उसको किसी स्वरूप में देख ही नहीं सकते कि वो प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहा है। इसलिए विपक्ष के प्रश्नों में अगर दम होता है तो जनता उनके प्रश्नों पर ध्यान देती है, और विपक्ष अगर एक गुमराह करने लग जाए या विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाए या विपक्ष थोथा हो जाए तो लोगों को लगता है कि ये ऐसी बात कर रहे हैं कि थोथी बात कर रहे हैं, मुद्दा विहीन है। जैसे आजकल 3 जो आर्टिकल केंद्र से आए हैं किसानों को आर्थिक आज़ादी देने के लिए, यही सब लोग भाषण करते थे कि किसान के दाम कोई और लगाता है, उसके दाम को उछाल उछाल के लगाता है। आज प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता दिया है कि किसान अपने माल की डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है। जब रोहतक की गुलाब रेबड़ी वाड़ा पूरे देश में बेच सकता है तो मेरे रोहतक का कोई भी किसान अपने सामान को भी अब पूरे देश में बेच सकता है। और बहुत सारी चीज़ों के भाव में ऐसा अंतर होता है। मैं एक बार केरल में था, उस समय वहाँ पर जो है छोटी इलायची का भाव 400 रुपये था। मैंने यहाँ पता किया तो 1200 रुपये था। हम सरसों अच्छी पैदा करते हैं, लेकिन बिहार वाले तेल ज़्यादा खाते हैं हमारी तुलना में। हम घी खाने वाले लोग हैं। हम बासमती बहुत अच्छा पैदा करते हैं, पूरा देश बासमती को खाता है, विदेश भी खाता है। तो ये किसान और किसान के संगठन जो SPO बने हैं, स्मॉल फार्मर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रकार के बने हैं, समूह बने हैं किसानों के, तो वो जो है वो SPO जो है वो उसको बेच सकेंगे, वो उस माल को जो है अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकेंगे। तो एक इतना अच्छा रास्ता दिया है। ये बहम फैला रहे हैं, और बहम इस प्रकार का फैला रहे हैं कि ये बस चल पड़ी तो रेल बंद हो जाएगी। यानी किसी ने जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है उसके नियम में किसी ने फर्क नहीं किया। जो MSP तय करता है वो देश में ज्यों का तो है, देश में मंडियां ज्यों की त्यों हैं, मंडियों से खरीद ज्यों की त्यों होने वाली है। ये है कि जो थोड़े से किसान, अभी तो मैं कहूंगा शायद 1000 में एक होगा, जो अपने माल की डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है, उसके लिए एक चैनल दिया है। जो किसान एग्रीमेंट करके बेचना चाहता है अपने सामान को पहले से, मान लो आज बहुत सारे थोक विक्रेता हैं, हम देखते हैं बाजार में आपके घर तक सब्जी सप्लाई हो जाती है। आज फ्लिपकार्ट वाले दे रहे हैं, कोई बिग बास्केट दे रहा है, कोई रिलायंस फ्रेश वाला अपनी मार्केटिंग कर रहा है। दुनिया भर के लोग, मान लो वो तय करते हैं कि भाई हम इतनी जगह पर अपना टमाटर उगवा लेंगे, इतनी जगह पर अपनी गाजर उगवा लेंगे, या इतने लोगों ने टमाटर उगाया है हम उनसे ले लेंगे, हम अमरूद के बाग का ठेका ले लेंगे। तो एक दोनों के बीच नियम कैसे बने, उस नियम के लिखने से इनको तकलीफ हो रही है। और वो नियम प्रो फार्मर सब लिखे गए हैं, जैसे चौधरी छोटू राम सोचते थे वैसे लिखे गए हैं। अगर आपने मेरे से कोई सब्जी उगवानी है और आपने मुझे मान लो कोई लोन दे रखा है, आप उसके बदले में नहीं उगवा सकते, इसकी भी चिंता की गई है। और तो इस नाते से ये जो एक अतिरिक्त रास्ता दिया गया, इस रास्ते का विरोध केवल और केवल पॉलिटिक्स सेक्स, तो ऐसे लोगों का इतिहास भी लिखा जाएगा जिन्होंने केवल राजनीतिक कारणों से या टीनी स्वार्थों से, टीनी स्वार्थ में इस बात को कहूंगा, मेरे यहाँ मार्केटिंग बोर्ड में 1800 करोड़ रुपए आता है और मान लो मेरे किसान का भला हो रहा है, तो और मैं उस कारण से किसान का भला नहीं होने दूं कि मुझे फीस लेनी है। पंजाब ने यही किया कि हमारे मार्केटिंग बोर्ड की फीस कम हो जाएगी, बाकी चीजें कम हो जाएंगी। भाई केंद्र कह रहा है कि फीस कम करो तो करो ना। वो कह रहा है कि मंडी से बाहर भी अगर मेरे खेत में से कोई खरीदने आता है तो मेरे लिए अच्छा ही है ना, मेरे खलियान में कोई खरीदने आता है तो मेरे लिए अच्छा ही है ना। मैं अपने सामान को खुद लगाकर बेच रहा हूं तो भाव कौन तय करेगा? मैं करूंगा। आप सड़क पर से गुड़ लेते हो, दुनिया भर के कोल्हू चले होते हैं, भाव कौन तय करता है? आप तो नहीं करते, बेचने वाला। आप रास्ते से यहाँ से जाते हो, किन्नू का जूस पीते हो, भाव कौन तय करता है?
तो आप सुन रहे थे हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त ओपी धनखड़ को, जिन्होंने लगातार ये बात कहा कि विपक्ष का काम बोलना होता है, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आखिरकार किसानों को आजादी मिली है। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं, इंटरव्यू चल रहा है लाइव। किसान अपना बाजार ढूंढ के अच्छा भाव मिले वहां बेच सके। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। एक दिन मैं गुड़गांव में था 4-5 दिन के लिए, तो फरक नगर में मैंने एक ट्रॉली में प्याज बेचने वाले किसान से पूछा, भाई कैसे दे रहे हो तुम, क्या भाव दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं 15 रुपए किलो, 75 रुपए का 5 किलो धड़ी, हमारे यहाँ बोलते हैं लोकल भाषा में, धड़ी दे रहा हूँ जी। मैंने कहा 5 किलो हमको भी दे दो। अगले दिन वही मुझे ट्रॉली वाला किसान, एक दिन में तो ट्रॉली बिकती नहीं है, मुझे धनकोट के पास मिल गया। मैंने ऐसे जिज्ञासा बस भाव पूछा, उस दिन मुझे प्याज लेने नहीं थे। मैंने पूछा कैसे दे रहे हो? बोला 20 रुपए दे रहा हूँ। मुझे लगा चलो अच्छा है, इसने अपना भाव बढ़ाया। तीसरे दिन मैं कुछ सब्जियां लेने रेलवे रोड गया था, जो यहाँ सड़क पर नहीं थी, कुछ मौसमी वगैरह भी लेने थे मेरे को। वही किसान मुझे दिख गया। मैंने फिर जाके भाव पूछा, उसने कहा 40 रुपए किलो दे रहा हूँ। मैंने कहा तुम वही हो ना जिन्होंने फरक नगर में 15 मुझे दिया था? बोले बाबू जी वही हूँ। मैंने कहा यहाँ 40 क्यों दे रहे हो? बोले यहाँ 50 बिक रहा है जी। इसका मतलब यह है कि उसने बाजार खोज लिया कहाँ बेचना है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि भोले किसान, तू बेचना सीख ले और बाजार को पहचान ले। और जो तेरे को बाजार में जाने का विरोध कर रहे हैं, ये तेरे शत्रु हैं, तेरे मित्र नहीं है, तुझको गुमराह कर रहे हैं अपने अपने स्वार्थों के कारण से। तो ऐसे जो गुमराह किया जा रहा है, इस गुमराह करने से मुझे मालूम नहीं, अच्छे लोग गुमराह कर रहे हैं, मतलब जिन पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग क्यों गुमराह कर रहे हैं और केवल शंकाएं खड़ी कर रहे हैं। मैं किसान मोर्चा का 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। इस देश में कोई मंडी बंद नहीं कर सकता, इस देश में कोई एमएसपी बंद नहीं कर सकता। ऐसे ही मंडियों में खरीद होगी और ऐसे ही एमएसपी रहेगा, ऐसी ही सरकारी खरीद होगी। झूठी शंकाओं के आधार पर किसानों को गुमराह ना करें। और जो अच्छे कानून, डायरेक्ट मार्केटिंग अभी तो 1000 में 1 करेगा, वही बहुत है। 2 हो जाए और अच्छी बात होगी, 5% भी हो जाए तो और अच्छी बात होगी। कुछ लोग जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं कि सर जो एसपीओ, जो किसानों के समूह बने हैं, वो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, उनको इस आजादी का मजा लेने दें, उनको खुद मार्केटिंग करने दें। किसान की दिक्कत ही है, वो बेचना नहीं आता, उसको बेचता नहीं है। वो बेचना अगर सीख लेगा तो उसके घर में समृद्धि आ जाएगी। मैं बात करूंगा, जहां विपक्ष की पार्टियां आवाज उठा रही है या हम कहें कि सवाल कर रही है सरकार से किसानों को लेकर, वहीं किसान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुन्नी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है और वो साफ शब्द में कह रहे हैं कि अडानी और अवानी जैसे लोगों को सरकार मंडियां देने की बात कर रही है और उसके विरोध में आने वाले 10 सितंबर को एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है और सभी किसानों से वो बार बार अपील कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आके सरकार के विरुद्ध आवाज हम जो उठा रहे हैं, क्या आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? कोई भी मुझे अच्छा भाव देने आए तो उनको तकलीफ क्या है? मेरे पास चॉइस है। अगर मुझे अच्छा भाव मिल रहा है और कोई भी देने आ रहा है, अंबानी आ रहा हो, अडानी आ रहा हो, कोई और आ रहा हो, बिग बास्केट आ रहा हो, बिग बाजार आ रहा हो, मुझे कोई भी अच्छा भाव देने आ रहा है तो किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? मैं समझदार हूं, मैं भाव जो अच्छा होगा वही तो लूंगा। भाई एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम मुझे सरकार देती है, अधिकतम तो नहीं देती। अगर अधिकतम मुझे देने के लिए कोई और आ गया बाजार में तो मेरे लिए अच्छी बात है ना, बुरी बात कहां है? वो तो न्यूनतम ही देगी ना, सरकार तो न्यूनतम देगी, सरकार तो एमएसपी देगी, सरकार तो सबसे वो भाव देती है जो सरकार ने तय किया हुआ है। लेकिन उससे ऊपर अगर कोई मुझे देता है तो जो भी देता है उसका वेलकम करना चाहिए। ये अच्छी बात है। कोई आता है तो, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर अगर आता है तो किसान के लिए बुरी बात क्या है? मेरे लिए चॉइस है। आप एक ही रेट पर जाओ, आपके लिए कोई चॉइस ही नहीं हो, वो अच्छी बात है, या आपको कोई दूसरा बेटर चॉइस दे रहा है, वो अच्छी बात है। अगर मान लो आशीर्वाद आटा बिकता है, देश में बिकता है ना, आशीर्वाद आटे वाला कहता है कि भी आपको अगर एमएसपी से ऊपर गेहूं खरीदना है उसने, तो मुझे क्या दिक्कत है? वो एमएसपी पर तो सरकार नहीं लेगी ना जी। अगर उससे अच्छे में आता है तो मुझे क्या दिक्कत है? इतने सारे बासमती के ब्रांड हैं, कोई ताजमहल के नाम से है, कोई किसी नाम से है, कोई किसी नाम से है। तो मान लो वो कहता है कि मैं बासमती जो अच्छे भाव में खरीदूंगा, मुझे अच्छा रेट देगा, तो मुझे क्या दिक्कत है? इसलिए दुनिया भर के हैं ना, चाहे इसमें कितने बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं। अगर बाकी भी खेती के व्यापार में बड़े व्यापारी आते हैं और अच्छा भाव देते हैं तो मुझे कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। और सरकार मिनिमम की गारंटी देती है।
दूसरी तरफ एक और भी बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है लगातार सरकार के आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है निजीकरण की तरफ जा रही है। प्राइवेट नौकरियों के सरकारी नौकरी जो है वो खत्म होते जा रहा है, सरकारी नौकरी की भर्तियां नहीं हो रही है। लगातार 6 साल से आपकी सरकार है, 5 साल आप मंत्री भी रहे और अब आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो देख रहा हूँ कि सरकारी नौकरियां भी 50,000 से ज़्यादा इस सरकार ने भरी हैं, लगातार वैकेंसियां निकाली हैं और बहुत बड़ी संख्या में सरकारी लोगों के द्वारा भी रोजगार मिला है। लेकिन सरकार की भी एक हाईएस्ट सीमा भी है कि 3 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी रहते हैं, उनमें से रिटायर होते हैं, खाली होते हैं, नए भर्ती होते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं। तो इस नाते से दोनों ही सेक्टर मजबूत होने चाहिए। सरकारी सेक्टर में भी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन सारे लोगों को सरकारी सेक्टर नहीं खपा पाता, उसकी एक अपनी लिमिटेशन है। वो हुड्डा के टाइम पर भी थी, हमेशा रहेगी, किसी भी सरकार की रहेगी। तो प्राइवेट सेक्टर भी साथ साथ चलेंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिलेगा। यहाँ कोई ऐसी नई परंपरा नहीं शुरू हुई, हुड्डा साहब बताएं, जो यहाँ इस सरकार ने आने के बाद शुरू कर दी हो। ये सारे काम हुड्डा साहब के समय में भी थे जो चल रहे थे। ऐसी कोई स्पेसिफिक बात हो तो कई बात तो ऐसी कर देते हैं, कई बार बड़ी हैरानी होती है। अपने समय में 6,000 रुपये कंपनसेशन देते थे, अब बात करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बात मार देंगे। तो ऐसी जो हवाबाजी की बातें हैं या मैं कहूंगा तथ्य रहित हैं, इतिहास देखेगा इन बातों को कि क्या बोल रहे थे तुम, भाई कर क्या रहे थे और बोल क्या रहे हो, करते क्या हो। अब कंपनसेशन की बड़ी बड़ी बात करेंगे, अपने समय में 250 करोड़ नहीं था उनका कुल मिला के सारा 10 साल का, यहां 4,500 करोड़ जा चुका है। तो बातें बड़ी बड़ी करना एक अलग बात है, मतलब और देने की जब बातें आती है तो कितना देते थे। अब कितनी अच्छी खरीद हो रही है, पहले कितनी खरीद होती थी, लोग इसको देख रहे हैं। तो झूठ अब बहुत आम आदमी तक अब चीजें पहुंच गई हैं, झूठ को बहुत दूर तक आप नहीं ले जा सकोगे। संगठन में अभी आपने बदलाव किया, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, और आने वाले समय में क्या लगता है कि और किस प्रकार से बदलाव होगा? देखिए, अभी एक तो मेरी स्टेट की बॉडी बननी है, मैं उसके काम में लगा रहा हूँ। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताहों में मैं कह सकता हूँ, कुछ हमारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, नहीं तो जल्दी मैं उसकी अनाउंसमेंट करना चाहता था, लेकिन अब थोड़ा समय लगेगा। तो एक स्टेट की बॉडी बननी है, उसके जिलों की भी बॉडी बननी है, अध्यक्ष बने, उन्होंने भी अपनी कार्य समितियाँ बनानी है। हमारे मंडल अध्यक्ष बने, उन्होंने भी अपनी कार्य समितियाँ बनानी है। तो ये 3 टायर जो मैं तीनों टायर जो है अभी उनकी कार्य समितियाँ बनने का समय बचा है, तो वो कार्य समितियाँ सबकी बनेंगी तो एक मैं कहूँगा कि फ्रेश ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहेंगे, उत्साह और अनुभव का जो तालमेल के साथ ऊपर से नीचे तक का बनेगा और तेजी के साथ काम करेगा, उसकी रचना मुझे लगता है कि सभी लोग, मैं कहूँ तो महीने भर में सभी लोग अपनी रचनाओं को खड़ी कर लेते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी की। वहीं पर अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस करीबन विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनी, उसके बाद किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ उनका। और क्या लग रहा है, कहीं उनमें किसी भी प्रकार की राजनीति तो नहीं? देखिए, पिछले अध्यक्ष से आप देख लेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा। पहले नेता जो यहाँ थे, एक तरह से एक समूह के नेता जो बने हुए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष जो है जो कांग्रेस के बने हुए थे, उसमें कितना तालमेल था, कैसे लाठियों से पिटाई हुई थी, कैसे वो अपना ऑर्गेनाइजेशन चला पाए थे, ये हम संविधान में है। अभी भी एक दलित की बेटी अध्यक्ष है और उसके साथ जिस प्रकार के उसके नेतृत्व में तालमेल के साथ चलना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। तो उस नाते से लोग तो कहते हैं कि उस दलित की बेटी की राज्यसभा थी, प्रेशर करके अपने बेटे के लिए ले गए। अब सब चीज़ों को घर की तरफ खींच ले जाना, ऑर्गेनाइजेशन चलाने नहीं देना, तो ऐसे अंतर कलह की शिकार है कांग्रेस, सबको दिखाई दे रहा है। ये तो खुली किताब है, कोई छुपा हुआ नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशनल मैटर में कांग्रेस कोई बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे आप, अभी आने वाले समय में कुछ दिन में जीरी की कटाई शुरू हो जाएगी। अगर बात करें तो मूंग की दाल, बाजरा, कपास, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आने वाली है। क्या लगता है सरकार जो है इस कोरोना काल में, सरकार की तैयारियां क्या है? देखिए, सरकार ने गेहूं की खरीद बहुत अच्छी की थी और अभी भी जीरी जो मोटा धान है उसका एक एक दाना हम खरीदेंगे। बाजरा सरकार ने खरीदना शुरू किया, बाजरे को खरीदेंगे। तो सरकार पूरी अच्छे से, जो बाकी भी फसलें जो सरकार खरीदती है वो सारी फसलें जो है खरीदने वाली है। सरकार की पूरी तैयारी है।
और सरकार पूरे उसके साथ में कहूँगा कि अच्छी खरीद की मैं सरकार को गेहूं की जो की थी रबी में उसकी बधाई दूंगा। और अभी भी किसान भाइयों को आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार बहुत ही मुस्तैदी के साथ अपनी तैयारी कर रही है। चाहे धान की खरीद हो, चाहे बाजरे की खरीद हो, चाहे मूंग की खरीद हो, जो भी फसलें अभी हमारी खरीद की आएंगी उनकी खरीद बहुत अच्छी सिस्टमेटिक ढंग से बहुत बढ़िया होगी। एमएसपी के आधार पर खरीदी जाएंगी। भाई अफवाह फैलाने वालों से इस पर भी चिंतित रहो। इसी फसल से तुमको समझ में आ जाएगा किसान भाइयों को कि अफवाह फैला रहे थे। एक और बात है, अगर देखें तो कैबिनेट जो है वो लगभग कोरोना पॉजिटिव हैं और मुख्यमंत्री भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आज बेस साहब के भाई भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो क्या लगता है आपको कि इस राजनीतिक गलियारे में कोरोना पॉजिटिव का आना, बड़ौदा उपचुनाव सिर पे है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कोरोना राजनीतिक गैर राजनीतिक कर्मचारी या मैं कहूँगा कि सरकारी या असरकारी ऐसे नहीं देखता है। बीमारी है और बीमारी किसी को भी ये पकड़ सकती है, वायरस है, इसलिए सबको सावधानी रखना इसमें ज़रूरी है। लेकिन जो पब्लिक लाइफ में हैं उनको ज़्यादा खतरे हैं, क्योंकि वो रोज़ाना सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा संख्या हो जाती है और ये बीमारी मैन टू मैन फैल रही है, क्योंकि आदमी कोरोना पॉजिटिव है उसी से ये आता है। तो इस नाते से जो ज़्यादा पब्लिक डोमेन में हैं उनको ज़्यादा इसमें से इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। उसके बावजूद भी रास्ता एक ही है। अभी हमारे पास दवा नहीं है, सबको मालूम है कि इसकी कोई प्रिवेंटिव दवा नहीं है, कि लोग अच्छे ठीक हो रहे हैं, हमारी एक अच्छी बात है भगवान की कृपा से। लेकिन पकड़ में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए जो भी प्रिकॉशंस हैं वो लोग अधिक से अधिक रखें। जैसे बार बार कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, 2 गज की दूरी है, मास्क है, सैनिटाइजर है, हाथ धोना है, इस सब का ख्याल रखा जाना चाहिए। बड़ौदा उपचुनाव लेके चाहे वो सरकार है चाहे वो विपक्ष है, विपक्ष लगातार कह रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, अभय चौटाला की बात करें, और कि सीट जो है वो हम जीतेंगे। सभी पार्टी अपनी अपनी बड़ौदा के दावेदारी ठोक रही है। बड़ौदा के लोग इस बात को समझ गए हैं कि विपक्ष के पास वाणी सेवा के अलावा कुछ नहीं है। बातों के जो है वो बातें करेंगे लोग। हमारे हरियाणा में कहते हैं बातों के पकोड़े उतारना, क्योंकि सबको मालूम है कि जो खजाने की चाबी है वो 2024 तक हरियाणा की जनता ने यहाँ बीजेपी को, मनोहर लाल जी को दे रखी है, वहाँ दिल्ली को दे रखी है, दिल्ली में मोदी जी को दे रखी है। तो विकास किससे होगा? विकास साधनों से होता है, रिसोर्सेज से होता है, बातों से तो विकास लोग चाहते हैं और इसलिए विकास चाहते हैं, इसलिए बीजेपी के साथ आ रहे हैं लोग, बीजेपी की बातों पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास है केवल वाणी सेवा, हमारे पास है असली जन सेवा। अब ये 2 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा ने वहाँ दौरे किए हैं और बड़ी चहक के बातें की हैं। कोई 10 काम गिनवा दे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा बड़ौदा में 10 साल उन्होंने राज किया, कुछ नहीं किया। वो जो है बासी लापसी लिए घूम रहे हैं, केवल बातों की। बीजेपी के पास ताजा हलवा है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास है। अभी हमने 2 कॉलेज दे दिए, वहाँ हाईवे निकल रहे हैं उस रास्ते में से। हम तेजी से बड़ौदा का विकास करना चाहते हैं, वो केवल बातों की बातें मार रहे हैं। तो इसलिए लोग इस बात को समझ गए हैं कि ये केवल बातें उतार के जाएंगे, गुहांड के नाम की यहाँ बातें करेंगे और यहाँ कोई काम उन्होंने, आप कलोई में देखो सड़क चौड़ी है, बड़ौदा में जो भीड़ी है। अब बड़ौदा वाले बताते हैं ये बात है। तो बड़ौदा के विकास पर कोई भूपेंद्र सिंह जी ने ध्यान नहीं दिया। कोई 10 काम मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, आप भी पूछना कभी मौका मिले तो, कि बड़ौदा में हमने ये किया जी, इसलिए बड़ौदा वालों को उनको वोट देना चाहिए। कोई कारण ही नहीं। इसलिए लोग विकास के साथ जाना चाहते हैं और इन बातों को समझ गए हैं कि ये यहाँ बातें उतारेंगे और फिर जाके अपने आराम करें। लेकिन कांग्रेस के नेता तो ये कहते हैं कि जब से बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ी है तभी से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो हैं वो बड़ौदा में आ रहे हैं। इससे पहले वो कहाँ थे? इससे पहले ये भी कहाँ जा रहे थे? आपने बड़ौदा में किसी की इवेंट देखी? ये कहाँ जा रहे थे? चुनाव एक निमित्त है तो लोग जाते हैं, अच्छी बात है। चुनाव के नाते विकास हो, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के समय ही अपने घोषणा पत्र अनाउंस करती हैं, चुनाव के समय ही वादे करती हैं, चुनाव के समय ही देती हैं। एक है इरादे, एक है वादे। यानी इरादे तो ये हैं जो कर सकेंगे, पूरा कर सकेंगे, उनको हम इरादे कहेंगे। जो केवल बोल के आएंगे वो हैं वादे, ये बोल के आएंगे। बीजेपी क्या करेगी? उसका तो काम करने का इरादा है, उसने शो भी कर दिया, तो वो वहां काम करेगी।
ये झूठे वादे करके आएंगे क्योंकि इनके पास खजाने की चाबी नहीं है। 2024 से पहले तो 1 पैसा लगा सकते हैं क्या कांग्रेस पार्टी वहां पर? भूपेंद्र सिंह, दीपेंद्र जी को 1 पैसा लगा सकते हैं क्या? अभय सिंह चौटाला लगा सकते हैं? 2024 तक तो दिया ही हुआ है और आगे भी आप भविष्य में देखोगे तो इनकी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। इसलिए लोग विकास के साथ चलना चाहते हैं वहां का। मैं तो कहता हूं अगर सच्चा प्रेम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ौदा से, तो बरादरवाड़ा को कहो भाई बीजेपी के साथ जाओ, 4 साल अपना विकास करा दो। कोई मेरा वक्त होगा, मैं गुहांडी भाई हूं, तब तुमसे बतला लूंगा। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस सरकार की अगर बात करें, मनोहर पार्ट 2 की बात करें, तो लगभग 9-10 महीने आपकी सरकार की हुआ और अभय चौटाला जो है लगातार हर महीने के हिसाब से घोटाले की गिनती करवाते हैं कि जितने महीने उतना घोटाला। क्या कहने चाहेंगे कि क्या वाकई में घोटाला जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, क्या आपके नजरिए से कैसा, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं उसको ऐसे देख रहा हूं कि सुधारों को भी का नाम इन्होंने घोटाला रख लिया है। अब आपके पास आ गया, आप नया कैमरा लगाए ले आए, आप कहेंगे घोटाला। रजिस्ट्रियों का मामला किसने उठाया? सरकार ने। ठीक करने की किसने कोशिश की? सरकार ने। ट्रांसपेरेंसी कौन ला रही है? सरकार। कोई गलत पाया तो सजा कौन दे रही है? सरकार। इन्होंने उठाया था क्या? वो काम कर रही है सरकार, वो उसको अच्छा कर रही है, उसको भी घोटाला कह दो। एक बात समझनी चाहिए, शब्दों को हल्का नहीं करना चाहिए। वो एक गडरिये वाली कहानी सुनी है ना, जंगल में जाके रोज शोर मचा देता था, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। एक दिन असल में आ गया। लोगों का ये तो ऐसे बोलता ही रहता है। जब आप साधारण चीजों को, सुधारों को घोटाला कहने लगेंगे तो आपकी जबान की वैल्यू कम हो जाएगी। आप घोटाले को घोटाला कहो। जो घोटालेबाज थे वो जमानतों पर हैं, वो जमानतों पर हैं। आप देख रहे हो विपक्ष के कितने नेता जमानतों पर हैं और यहां अच्छे से सुधारों के लिए काम हो रहा है। लेकिन वो तो कह रहे कि धान का घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, आखिरकार धान घोटाले में मैंने आपको रजिस्ट्री का विषय बताया ना। आप सुधार को घोटाला कहोगे? आपसे कोई पूछे समझदार पत्रकार के नाते कि एक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाए आपके चैनल में, नई टेक्नोलॉजी आ जाए, नई चीजें आ जाएं, आप उसको घोटाला कहोगे, सुधार कहोगे? तो मुद्दा यही है। वो चीजें जो हुई है छुटपुट, उन पर जांच भी बैठी है, उनको सजा दी जा रही है। तो दरअसल ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ थे और इनसे बातचीत हुई। इन्होंने साफ शब्द में कहा कि आखिरकार अगर घोटाला हुआ है तो उसकी जांच चल रही है। रही बात किसानों की, तो किसानों की ओपन मंडी है, जहां रेट अच्छा मिला किसानों के पास ऑप्शन है कि वो अपना फसल जहां ज्यादा उनको कीमत मिलती है वहां पे जाके अपना बेचें। हमने उनको सुविधा दी है, विपक्ष उसके ऊपर आवाज उठा रही है।